हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं और उसके नियम क्या होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और उनकी क्या क्या लॉज हैं। आज हम पढ़ेंगे मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या यूज हैं, मिरर होते क्या हैं। चलिए आज बात करते हैं मिरर पे। तो मिरर क्या होता है? दर्पण एक अति चिकना तथा उच्च कलई क्या हुआ एक ऐसा परावर्तक सतह है जिस पर प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। मतलब ए हाईली पॉलिश्ड and highly smooth surface on which reflection of light takes place in a certain law। मतलब ये हुआ कि एक हाईली पॉलिश्ड और हाईली स्मूथ सरफेस होता है जिसपे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। तो चलिए समझते हैं। ये आपका दर्पण है, हम लोग अपने चेहरा देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते ही हैं। चलिए आप बात करते हैं कि ये दर्पण अति चिकना तथा उच्च कलई क्या हुआ होता है, यानी कि हाईली पॉलिश्ड और हाईली स्मूथ होता है और ये किस प्रकार से एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कराता है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है, ये उभर खावर है, मतलब कि खुरदरा है, यानी कि रफ सरफेस है। अगर इस पर बात किया जाए, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन तो सभी बॉडी पे होते हैं, हर जगह होते हैं, तो अगर बात किया जाए इस पर प्रकाश का परावर्तन हो तो देखिए ये होता क्या कि जैसे मान लो रे इधर से आई और ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, फिर ये ऐसे प्रकाश आया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो देखिए कोई भी तरीका नहीं है, देखो फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब इसमें आप देख रहे हो कि प्रकाश की किरणें जो आती है तो आती तो ठीक है, लेकिन वो जब वो जाती है तो कोई उसका मतलब कोई भी एक नियम नहीं है, निश्चित नियम के अनुसार नहीं जा रहा है, कि कोई भी डिफिनिट नहीं है कि किधर जाएगा ये रे, इधर आई तो किधर चला जाएगा पता नहीं है, कोई कितना एंगल से आया कितना एंगल से जा रहा है ये कुछ पता नहीं है। लेकिन देखिए मैंने आपको क्या बताया कि दर्पण एक अति चिकना और अति उच्च कलई क्या हुआ एक परावर्तक सतह है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात क्या करें इसका, आप यहां देखो ध्यान से, ये देखो ये एक उच्च कलई किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखो, चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये आपका मिरर है, यहां उच्च कलई क्या मतलब कि इसको हम हाईली पॉलिश्ड कर देते हैं। अब देखिए ये ऊपर में हाईली स्मूथ सरफेस है, मतलब कि अति चिकना है। अब देखो यहां से प्रकाश की किरण जो होगा ये ऐसे किरण आएगी और फिर वो एक निश्चित नियम के अनुसार एक इक्वल एंगल बनाते हुए वो फिर रिटर्न बैक होगा, फिर ऐसे ही किरण आएगी, फिर वो ऐसे जाएगी, देख रहे हो आप, फिर वो ऐसी किरण आएगी ऐसे जाएगी। तो आप इसमें क्या देख रहे हो? इसमें देख रहे हो कि किरण बिल्कुल एक निश्चित एंगल पे आता है, फिर निश्चित एंगल पर लौट जाता है। मतलब कि जितना एंगल के साथ ये झुकाव के साथ आता है उतना ही झुकाव के साथ ये लौट जाता है। फिर दूसरा भी किरण वही करता है, जितना झुकाव के साथ आता है वो उतना ही झुकाव के साथ फिर लौट जाता है। अगर मान लो इसके बीच बीच एक नॉर्मल अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो इसको आप जानते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस दोनों में बराबर होंगे। फिर अगर इसमें ड्रॉ कर दिया जाए तो इसमें भी बराबर ही होंगे और इसमें भी बराबर होंगे। तो इसी को कहा जाता है कि निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी ये दर्पण है। क्योंकि दर्पण इसलिए मैंने बताया था ना कि हाईली पॉलिश्ड है ये और हाईली स्मूथ भी है, यानी कि अति चिकना तथा उच्च कलई किया हुआ है। तो मैंने क्या बताया, दर्पण क्या होता है कि अति चिकना तथा उच्च कलई किया हुआ एक ऐसा परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। यही आपका एक निश्चित नियम है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ किसी प्रकार कोई निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करेंगे कोई नॉर्मल तो इसका एंगल और आई और आर दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये किसी एंगल के साथ झुकते हुए आया लेकिन कुछ दूसरे एंगल के साथ झुक कर गया, तो ये एक निश्चित नियम के अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि ये रफ सरफेस है। ये आपका दर्पण है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि दर्पण क्या होता है। आगे बात करते हैं कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। चलिए बात करते हैं दर्पण के प्रकार के। तो दर्पण के प्रकार तो दो प्रकार होते हैं, दर्पण के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिरर्स। एक होता है आपका प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। देखिए समतल दर्पण तो सिंपल सी ये होता है, सिंपल दर्पण देख रहे हो आप, देखते हो जिस और रे जाकर रिफ्लेक्ट करता है तो उस पार्ट को बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि परावर्तक सतह। तो समतल दर्पण का ये परावर्तक सतह देख रहे हो, बिल्कुल समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल समतल होता है। तो ये आपका समतल दर्पण है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बात करते हैं आपके स्फेरिकल मिरर में, यानी कि गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण की बात ऐसा किया जा सकता है कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होता है, खोखले गोले का एक पार्ट होता है। मतलब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। मतलब ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? किसी होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है। तो देखिए ये बात करते हैं, ये होलो स्फीयर दो प्रकार के होते हैं। एक देख रहे हो आप, एक जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, एक जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है। ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है। जो धंसा हुआ पार्ट है इसको बोलाता है कॉनकेव। क्या बोलाता है? कॉनकेव, यानी कि इस कॉनकेव मिरर है ये,
यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे कॉनकेव मिरर। इसको हिंदी में कहा जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जिसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ है उसे बोला जाता है कॉन्वेक्स। क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यानी कि कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। जनरली तो आप दर्पण के दो प्रकार ही कहेंगे, एक होता है आपका प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। फिर स्फेरिकल मिरर के भी दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपका कन्वेक्स मिरर। समझ में आया आपको? तो कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में देखिए आप क्या देख रहे हो, कॉनकेव मिरर का जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, यानी कि ऐसे है, वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। और जो कन्वेक्स मिरर है उसका जो परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो ये गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में और क्या क्या सब पार्ट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। चलिए बात करते हैं कॉनकेव मिरर में इनके क्या क्या सब पार्ट होते हैं। चूंकि कॉनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में सेम ही पार्ट होंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो स्फेरिकल जो मिरर होता है किसी होलो स्फीयर का एक हिस्सा होता है, किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। तो ये देखिए मैंने एक गोला लिया है, उसका एक हिस्सा ले लिया, ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर। तो ऑटोमेटिकली देखिए अगर ये गोला है यानी कि गोला है या फिर कोई वृत्त है तो जरूर इसमें कोई ना कोई सेंटर होगा। तो मान लो कि सेंटर इसका यहाँ पे है, तो इसके जो सेंटर होते हैं इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हिंदी में इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। समझ में आ रहा है? अब देखिए आपको पता होगा कि ये अगर वृत्त की बात करते हैं, अगर मैथ में पढ़ते हो आप, तो वृत्त का ये जो पार्ट देख रहे हो, ये गोलाई वाला पार्ट, इसे कहता है सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि वृत्त के अंदर जो मध्य बिंदु होता है उसे केंद्र कहता है, और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होते हैं वृत्त में उसको कहा जाता है रेडियस यानी कि त्रिज्या। लेकिन यहाँ गोलीय दर्पण में इसे कहेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा। और ध्यान से देखो, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ये दर्पण को कट करके बाहर की ओर निकल जाए तो ये आपको देखो, मान लो कि ये कट किया पी पे, इसे कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है? पोल। इसे हम पी से डिनोट करते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, हिंदी में बोलते हैं इसे हम ध्रुव, पोल यानी कि हिंदी में ध्रुव। और ये जो देख रहे हो आप कि सेंटर, मतलब सेंटर से होकर, पोल से होकर गुजरने वाली जो रेखा होता है इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हिंदी में से कहा जाता है प्रधान अक्ष, हिंदी में से कहा जाता है प्रधान अक्ष, हिंदी में प्रधान अक्ष। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब गोलीय दर्पण का पार्ट्स होते हैं, इतने सारे सब पार्ट देख रहे हैं। और एक चीज इसमें बताते हैं आपको कि ये जो आप देख रहे हो रेडियस, यानी कि ये मान लो आपका सी है, ये मतलब पोल को पी से डिनोट किया जाता है, तो सी और पी की जो दूरी होती है उसको रेडियस कहता है, इसको आर से डिनोट किया जाता है। क्या से डिनोट किया जाता है? आर से। और ध्यान देने वाली बात ये है, मतलब आर से डिनोट, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसलिए आर से डिनोट किया गया। ध्यान देने वाली बात ये है कि सी और पी के बीच में एक मध्य बिंदु होता है, ये दर्पण के केस में ऐसा होता है। इस मध्य बिंदु को कहा जाता है फोकस, यानी कि इसको एफ से डिनोट किया जाता है, फोकस। समझ में आ रहा है? फोकस। और फोकस जो है एफ, ये तो पॉइंट को ना एफ से डिनोट किया गया, लेकिन इस एफ से पी की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको छोटी एफ से डिनोट किया जाता है। एफ फोकस से जो ध्रुव की जो दूरी होती है उससे बोला जाता है फोकल लेंथ, जिसे छोटी एफ से डिनोट किया जाता है। तो ओवरऑल क्या सब आपने देखा, दर्पण यानी गोलीय दर्पण चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स में क्या सब पार्ट्स होते हैं। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण को जहां कट करता है उसे बोलाता है ध्रुव या पोल, आप पी से डिनोट कर सकते हो। उसके बाद सेंटर और ये जो सर्कमफ्रेंस है, सेंटर और सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाले जो ये लाइन है इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक मिडिल पॉइंट उसे बोलाता है फोकस, और फोकस और पी के बीच की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है फोकल लेंथ यानी कि एफ। तो आई होप आपको दर्पण के अंदर में जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण में यानी कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में जो पार्ट होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे दर्पण का क्या क्या यूज है। चलिए दर्पण के यूज के बारे में जानते हैं कि दर्पण के क्या क्या यूज है, यानी कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या क्या यूज है। तो सिंपल सी बात है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का क्या यूज है। क्योंकि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूज के पहले हम बता दें कि समतल दर्पण का क्या यूज है। तो समतल दर्पण का यूज सिर्फ छोटा सा यूज है कि आप बस उसमें अपना चेहरा देख सकते हो।
सुबह सुबह जग लो, चेहरा देख लो, ये आपके समतल दर्पण का यूज है। तो बात करते हैं कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का क्या यूज है? तो अवतल दर्पण यूज है दाढ़ी बनाने में। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, इसका आप रीजन बताइए। तो देखिए, इसका रीजन जानने के लिए आपको इसमें 6 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, यानी 6 केस है। उस केस में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो वो केस अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बता दें। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये दाढ़ी बनाने में ये कनकेव मिरर का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, होता क्या कि कनकेव मिरर में केस है, 6ठा केस है, उसमें आप क्या होता है कि वस्तु को जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो उस कंडीशन में उस मिरर में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। असल में सारे केस में वो वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन वो 6ठे केस जो है जिसमें कि वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो उस कंडीशन में काल्पनिक और सीधा केस बनता है और बड़ा बनता है। तो इसमें देखिए होता क्या कि अगर दाढ़ी बनाने की बात किया जाए तो जब चेहरा को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो चेहरा बड़ा नजर आता है और सीधा नजर आता है, जिसमें छोटे छोटे दाढ़ी भी बड़े नजर आने लग जाते हैं और जिसे आसानी से साफ किया जा सकता है। तो इसीलिए दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग है अग्रदीप के रूप में, यानी कि हेडलाइट के रूप में। तो देखिए, अब ये जो अवतल दर्पण है इसका हेडलाइट के रूप में कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? होता क्या है कि अवतल दर्पण का काम होता है किरणों को कन्वर्ज करना, यानी कि सबको अभिसरित कर देना, सबको एक जगह जमा कर देना। तो होता क्या है कि देखिए, हेडलाइट में इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ये सभी किरणों को एक जगह जमा करके फिर उसको फोकस करता है दूर की ओर, क्योंकि उसका बनावट पैराबोला टाइप का होता है ये हेडलाइट में। तो पैराबोला मतलब इस टाइप का होता है, ठीक है, समतल अवतल टाइप, उसी को अवतल टाइप भी कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, सारे किरणों को जमा करके कन्वर्ज करके फिर उसको दूर तक फोकस करता है, जिससे कि बहुत दूर तक अंधेरे में भी रोशनी को पहुंचाकर वहां की वस्तुओं को देखा जा सके। तो इसीलिए अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। देखिए, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च तो आप जलाए होंगे, पता ही होगा आपको टॉर्च क्या करता है, वो भी किरणों को समेट कर फिर दूर तक फोकस करता है। तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग है। चलिए बात करते हैं सोलर कुकर में। तो अवतल दर्पण का प्रयोग यानी कि कनकेव मिरर का प्रयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। सोलर कुकर एक बॉक्स का जैसा होता है, उसके अंदर बहुत सारे मिरर लगे होते हैं। वो भी उनका भी वही काम है कि जो सन से जो किरणें आती है, प्रकाश आती है, उसे वो कन्वर्ज कर देता है। फिर उसको सोलर कुकर में कन्वर्ज करने के कारण क्या होता है, सोलर कुकर के अंदर में हीट प्रोड्यूस होता है और उसके अंदर फिर खाना रख दिया जाता है, फिर वो खाना आसानी से बन जाता है। तो इस प्रकार सोलर कुकर में भी ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक, कान, आंख आदि देखने में किया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी रोगी का दांत खराब हो जाता है या कान के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसे ऐसे देखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि टॉर्च उसको नहीं जला सकते। एक आदमी टॉर्च जलाएगा, एक आदमी देखेगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे में इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि डॉक्टर लोग ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वो लोग अपने हेड पर अवतल दर्पण को यूज करते हैं। आगे लाइट जलता है तो लाइट जो हेड पर पड़ता है, मतलब इंसिडेंट करता है, तो वो हेड जो अवतल दर्पण है वो उसको कन्वर्ज कर देता है, उनको जमा कर देता है। फिर वो जमा करने के बाद वो फोकस कर देता है, चाहे वो रोगी का दांत हो, मुंह हो, कान हो, जहां भी हो, फोकस करके उसको आसानी से देखा जा सकता है क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से डॉक्टर द्वारा भी ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग बहुत सारे हैं। हमारे सोलर लाइट में भी अवतल दर्पण का, सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसी टैप से दर्पण टैप का बना के उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि लाइट कन्वर्ज हो सके। तो समझ में आ रहा है आपका, ये सारे आपके अवतल दर्पण का प्रयोग। आई होप आपको अवतल दर्पण का प्रयोग समझ में आ गया होगा। देखिए, आप बात करते हैं कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग। देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग बहुत ही बड़ा प्रयोग है। एक ही प्रयोग है लेकिन बहुत बड़ा प्रयोग है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी, इसमें भी 2 केस है। वो केस आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा कि वो केस में क्या है। कि इसमें होता क्या है कि ये कन्वेक्स मिरर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होता है, यह काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो काल्पनिक और जब सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और इसका काम क्या है कि बहुत बड़े क्षेत्र को, वास्ट एरिया को समेट कर छोटा में दिखा देता है। वास्ट एरिया को समेट में छोटा दिखाना मतलब ये वक्त की होता क्या है कि अवतल दर्पण की बात किया जाए तो ये छोटा सा चीज को बड़ा करके दिखाता है। अब छोटा चीज को बड़ा करके दिखाया, ससुरा इधर क्या है इधर क्या है कुछ पता नहीं चला, लेकिन इतना छोटा चीज को बड़ा करके दिखा दिया। ये अवतल दर्पण का काम है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, बड़ा सा चीज को छोटा करके दिखा देता है, यानी कि इसका एरिया वास्ट होता है, व्यू ऑफ एरिया इसका बहुत बड़ा होता है, उसको छोटा करके दिखा देता है, जिससे कि सभी कुछ नजर आते हैं, भले ही छोटा छोटा नजर हो, सभी कुछ नजर आ जाते हैं। और साइड मिरर में इसलिए प्रयोग किया जाता है कि पीछे से बहुत सारे गाड़ियां आती रहते हैं, चाहे जो भी गाड़ी हो, अगल बगल जितनी भी गाड़ी हो, सारे के सारे गाड़ी ड्राइवर आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा सा एरिया को छोटा में दिखा देता है। तो इसीलिए ये कन्वेक्स मिरर का प्रयोग यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आई होप आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग समझ में आ गया होगा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे हम बताएंगे
कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताया जाएगा जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो आप हमारे इस वीडियो से बने रहे, चैनल से बने रहे और लाभ उठाते रहें। थैंक यू। जय हिंद।